नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति और माध्यम क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक से दूसरा पाठ है पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसमें कि कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री हुए मार्शल मैकलुहान। उन्होंने कहा कि माध्यम ही संदेश है, अर्थात कोई माध्यम होना चाहिए, वही क्या है, संदेश। तो उस बारे में उन्होंने कहा जिसमें कि पत्रकारिता अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक नज़र डालते हैं कि पत्रकारिता का संबंध सूचना को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जन रुचि, निकटता और प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख हैं। तो आइए जानते हैं पत्रकारिता के विविध आयामों में इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पत्रकारिता है क्या। कि अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए कि दो लोग आपस में रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर। भेंट से पहले कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए और हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है, क्या हालचाल है, क्या या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार हैं। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती है। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि उसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आई बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है और यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। यह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। पत्रकारिता क्या है जानते हैं। क्या हम सूचनाओं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं। दरअसल सूचना अगले कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। और सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा ही दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। क्योंकि समाचार क्या है जानते हैं। क्या हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविज़न और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं और समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को
समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। समाचार की कुछ परिभाषाएं हैं कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना क्या है? समाचार कहलाती है। वहीं समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का दूसरा या रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, कह सकते हैं। जानते हैं डिटेल से समाचार क्या है। क्या इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? क्या वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हालचाल या खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा हम अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचार से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है, कह सकते हैं रुचि होती है इस प्रकार के समाचारों को जानने में। और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है या नहीं है। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार मुख्य समाचार या जिसको लीड स्टोरी हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। एक टेलीविज़न चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उनके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है और इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता
अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों को बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचना की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। और इन दिनों समाचार माध्यम में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान जो है वह प्रबल हुआ है। वहीं बात करते हैं कि समाचार के तत्व क्या हैं। कि लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं। मेले और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं। दुर्घटना और विपदाओं के समय भी वे साथ होते हैं। इन सब को हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के ना होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हों। जैसे अगर नवीनता हो तो समाचार की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। निकटता भी होनी चाहिए, प्रभाव भी पड़ना चाहिए लोगों पर। तो इस प्रकार के जो समाचार होते हैं उनमें जन रुचि भी होनी चाहिए, लोगों को पसंद आनी चाहिए, टकराव या संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए, महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए, उपयोगी जानकारी होनी चाहिए, उसमें अनोखापन होना चाहिए, पाठक वर्ग होना चाहिए और नीतिगत ढांचा भी होना चाहिए। तब जो है समाचार जो है एक इफेक्टिव होगा। क्या आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक करके विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करते हैं नवीनता की, कि किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। और कहा भी जाता है न्यू है, इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हों उसी तेज़ी से बासे भी होते चले जाते हैं। एक दिन समाचार पत्र के लिए भी घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दिन समाचार पत्रों की अपनी डेडलाइन, समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। इस प्रकार अर्थात नए समाचार की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध में या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में
आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि इस घटना का ताज़ा होना जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बात करते हैं अगर निकटता की, तो किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र या पाठक, दर्शक या श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है कि सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है। वह मानव स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होते हैं। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे भी हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज़्यादा है जो कि उसके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई है। इसका एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उसके करीब हुई है और इसलिए भी इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है। वहीं बात अगर प्रभाव की करते हैं तो किसी घटना के प्रभाव से भी उसके समाचारीय महत्व निर्धारित होते हैं। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना के जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी दृष्टि से उसके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए। बात अगर जन रुचि की करते हैं तो किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है जिसे टारगेट ऑडियंस कहते हैं, और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है।
लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है। और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियाँ कोई स्थिर चीज़ नहीं है, गतिशील हैं, और कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है। लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। वहीं बात अगर टकराव या संघर्ष की करते हैं तो किसी घटना या टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। कि इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उनसे बचना चाहते हैं और इसलिए इसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने के लिए लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। वहीं महत्वपूर्ण लोगों के इसके बारे में अगर बात करें कि महत्वपूर्ण लोग क्या भूमिका निभाते हैं, तो मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम लोग या पाठकों या दर्शकों श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्म सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। और यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाह और कोरी गपशप प्रसारित करते रहते हैं। उपयोगी जानकारी की अगर बात करें तो अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारी रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। अनोखेपन की अगर बात करें तो एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार यह देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काट कर किसी अंधविश्वासी संदर्भ से प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। वहीं बात अगर पाठक वर्ग की करते हैं तो आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक या श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है।
इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापनदाताओं की इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नीतिगत ढांचा की अगर बात करते हैं तो विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को ही संपादकीय नीति कहा जाता है। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन की प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। संपादन की अगर बात करते हैं तो जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर होती है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। संपादन के सिद्धांत क्या हैं कि पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है, जिनमें सबसे पहली होती है तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, जिसे कि एक्यूरेसी बोलते हैं, एक्यूरेसी। वहीं वस्तुपरकता होनी चाहिए, जिसको कि ऑब्जेक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी का पक्ष न ले, फेयरनेस जिसको बोलते हैं। वहीं बैलेंस, संतुलन होना चाहिए और स्रोत सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आइए अब इन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करो और इनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि तथ्यों की शुद्धता किस प्रकार से होती है। कि एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है, उसके अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की
दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित, चयनित सूचना और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचना और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को ही लें कि वे तथ्य सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किए कि अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जाता रहा हो तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक होता है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। बात अगर वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी की जाए तो वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफी समानता भी है लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। जैसे एक होते हुए भी ये दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियाँ समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उनकी छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह की छवियाँ वास्तविक भी हो सकती हैं और वास्तविकता से दूर भी हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों और संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। वैसे यह सच है कि यह दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे। इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहाँ तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान रखना चाहिए। बात अगर निष्पक्षता या फेयरनेस की बात करते हैं तो एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा, या कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ क्या है? पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या बताना है? पत्रकारिता।
इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के पीछे तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो उसमें न्याय संगत होने का तो अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा। वहीं अगर संतुलन या बैलेंस की बात करते हैं तो निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन की तकाजा यही है कि सभी संबंधित पक्षों की बात समाचार में अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाएं। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या उससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा यह एक तरफा चरित्र हनन का अधिक हथियार बन सकता है। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उनका सही साबित होना काफी संदिग्ध हो। लेकिन घोषित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता। कह सकते हैं कि संतुलन का सिद्धांत अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं बात अगर स्रोत की करते हैं कि हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है, या स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचना एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई या भाषा जिसे बोलते हैं, यूएनआई यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम एक पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे कि समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियाँ बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोतों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है, और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं, उसका स्रोत तो या तो पत्रकार स्वयं है या फिर एक सामान्य जानकारी जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वह किसी घटना के समय
घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता, वह घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। इसलिए यह सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है, तो निश्चय ही वह खुद 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। पत्रकारिता के अन्य आयामों की अगर बात करते हैं कि समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जरूर जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना को उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं और यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष महत्व होता है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे ही संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। अर्थात क्वेश्चन बनता है कि संपादक के नाम पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, तो आंसर होगा संपादकीय पृष्ठ पर। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। फोटो पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर बढ़ा है। कार्टून कोना की अगर बात करते हैं कि लगभग हर समाचार पत्र में होता है। अर्थात कार्टून के एक कोने में अखबार के एक कोने में कार्टून का एक चित्र दिया जाता है जो कि इस प्रकार का होता है, जो कि हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। इस तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। उनकी चोटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। कि रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकारों की बात करें तो खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा होता है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है।
खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। अर्थात खोजी पत्रकारिता को क्या कहते हैं? स्टिंग ऑपरेशन, जो कि एक नया रूप है। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। जब ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता बढ़ती जाने लगे और व्यापक भ्रष्टाचार हो, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नया उदाहरण था, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं बात अगर करते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता के विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन पत्रकारिता और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। अर्थात जैसे फिल्मी पत्रकारिता है, तो इसमें एक विशेषता हासिल होनी चाहिए उसके बारे में, तभी वह क्या एक विशेषीकृत पत्रकारिता बन पाएगी। वहीं वॉचडॉग पत्रकारिता की अगर बात करते हैं, तो यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई हो तो इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। वहीं एडवोकेसी पत्रकारिता की अगर बात करें, ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र और टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। तब क्या उसी प्रकार का था वह। वहीं वैकल्पिक पत्रकारिता की बात अगर करते हैं, तो मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा उसका विज्ञापन से आता है।
इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह की मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है। समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान के बारे में अगर बात करें तो देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह की मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार क्लास मार्केट को आम बाजार मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारी सूचना और जानकारियों का अभाव होता आ रहा है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि अधिकांश मौक़ों पर यही लगता है कि लोग गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजक या इंफोटेनमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं, जिनमें सूचना कम और मनोरंजन ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी कोक जैसा एक उत्पाद बन गया है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। दरअसल उपभोक्ता समाज का यह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और व्यापारीकरण मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर आया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारीय घटनाओं की अपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थीं और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरत किनारे की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, जैसे ब्रिटेन का टेबलॉयड मीडिया और भारत में भी बिल्ट जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज 3 भी मुख्यधारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। ऐसी विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे हैं।
अनेक समाचार चैनल हैं। सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पैठ बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्म केंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों की पिटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की पुष्टि को रोका जा सकता है। पाठ से संवाद अर्थात आई होप दोस्तों यह है वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।